हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका 7वां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और दोस्तों, यह अध्याय में कल हमने बस्तियों के बारे में बात की थी, आज हम परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, पेज नंबर 48 से 49 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए तकरीबन 12 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल करते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। हमारा पर्यावरण, कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक, 7वां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और आज हम परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप बर्फ से बने आवास कहां पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं। दोस्तों, कल हमने इसके बारे में, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण आवास, ग्रामीण बस्तियां, शहरी बस्तियों के बारे में कल बात की थी। और यह दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था कि जो बर्फ में से ऐसे घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसे इग्लू कहा जाता है। क्या? इग्लू कहा जाता है। और यह इग्लू कहां पर देखने को मिलते हैं? हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां पर बर्फ हमेशा छाई रहती है, ऐसे स्थानों पर यह इग्लू देखने को मिलते हैं, खास तौर पर अंटार्कटिका में। तो आप बर्फ से बने आवास कहां पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन का यह डाउट क्लियर हो गया और आप कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम परिवहन की अब चर्चा करें। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। क्या? यह परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। और खास तौर पर मनुष्य अपने सामान को ढोने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था। क्या बैलगाड़ी आप बैठे हैं? यदि हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, लेकिन प्राचीन समय में दोस्तों यात्रा करने में बहुत समय लगता था, क्योंकि यात्रा पैदल की जाती थी। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। क्या? यह पहिए की खोज दोस्तों एक चमत्कारिक खोज है। और यह पहिए की खोज की वजह से परिवहन आसान हो गया और समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, खास तौर पर हमारे ग्रामीण समुदाय के लोग वर्तमान में भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। क्या दोस्तों? हमारे भारत देश में परिवहन के लिए कौन कौन से जानवरों का उपयोग किया जाता है? तो गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह याद रख लीजिए कि दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। क्या? तिब्बत में याक का उपयोग होता है परिवहन के लिए, और यह दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा नामक जानवर का उपयोग होता है परिवहन के लिए। अब आंसर बताइए। आपका ध्यान स्क्रीन पर था ना? तो 2 से 3 क्वेश्चन में आपको कंटिन्यू पूछने जा रहा हो और यह सभी क्वेश्चन सही बनने चाहिए। ओके, दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में परिवहन के लिए किसका उपयोग होता है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका है। एंडीज पर्वत क्षेत्र में परिवहन के लिए किसका उपयोग होता है? लामा का उपयोग होता है। तो ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो कि तिब्बत में परिवहन के लिए किसका उपयोग होता है? तिब्बत में परिवहन के लिए याक का उपयोग होता है और दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग होता है। तिब्बत में परिवहन के लिए किसका? याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। आपने भी दोस्तों कक्षा 8 में हिस्ट्री में पहला अध्याय पढ़ा होगा
जिसमें बात की गई है कि हमारे भारत आने का नया जल मार्ग किसने खोज निकाला, और वो वर्ष था 1498। तो यहां पर कहा गया है कि प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे और समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे, और हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है, यानी कि आसान बना दिया है। क्या हवाई यात्रा ने परिवहन को आसान बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि आप भारत में दिल्ली में है और यहां से लंदन पहुंचना चाहते हैं तो सिर्फ 6 से 8 घंटे लगेंगे। और इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। क्या समय एवं ऊर्जा की बचत होती है परिवहन में? आंसर बताइए। भारत से यूरोप की हवाई यात्रा करने में कितने घंटे का समय लगता है? मैंने आपको बताया कि यदि आप भारत में दिल्ली में है और लंदन पहुंचना चाहते हैं तो यह हवाई यात्रा करने में 6 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। मैंने अभी भी हवाई यात्रा नहीं की। आपने हवाई यात्रा की है? नहीं की है तो मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि यदि आपको हवाई यात्रा करनी है, विदेश घूमना है, तो पहले तो कड़ी मेहनत कीजिए, क्लास 1 2 ऑफिसर बनिए और बाद में जो सैलरी आएगी यह सैलरी के जरिए अवकाश प्राप्त करने के बाद आप लंदन या तो कोई और सिंगापुर जैसे देश में घूम सकते हैं। ओके। परिवहन के 4 मुख्य साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। और यह परिवहन के 4 मुख्य साधन में से मैंने सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग किया है। सबसे पहले सड़क मार्ग की बात करें। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है, और सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है, और हमारी टेक्स्ट बुक में यह अध्याय में चित्र 7.6 और 7.7 यह पक्की एवं कच्ची सड़कों को दर्शाता है। और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई है, लेकिन यह घना जाल बिछा हुआ नहीं है, यहाँ कहीं कहीं पर ही सड़कें बनी है। तो याद रख लीजिए कि सड़कों का घना जाल कहाँ पर बिछा हुआ है? मैदानी क्षेत्रों में। और मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर यह घना जाल बिछा हुआ नहीं है। और हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। इमेज में आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहते हैं, और फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। और हमारे गुजरात में यदि आप सूरत या अहमदाबाद घूमना चाहेंगे तो यहाँ आपको बहुत से ऐसे फ्लाईओवर देखने को मिलेंगे। अब आंसर बताइए, निम्न में से किस क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है? तो सड़कों का घना जाल कहाँ देखने को मिलेगा? यह मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। सही आंसर ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, बताइए। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है यह मनाली लेह राजमार्ग। क्या? मनाली लेह राजमार्ग। आओ कुछ करके सीखे, यानी कि यह टाइटल से एक एक्टिविटी यह अध्याय में दी गई है कि परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। यानी कि आप यदि प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, तो आपके बहुत से फ्रेंड ऐसे होंगे जो चाहे स्कूल आने के लिए बाइसिकल या तो ऐसी छोटी सी स्कूटर या कोई और परिवहन के साधन का इस्तेमाल करते हैं। तो भी आप नीचे एक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि आपको एक लंबी लिस्ट बनानी है, तैयार करनी है। ओके। क्या आप जानते हैं कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है? भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है, और स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो यहाँ हमें याद रख लेना चाहिए कि हाईवे होते हैं, इनमें नेशनल हाईवे भी होते हैं, स्टेट हाईवे भी होते हैं, और भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण एक नवीनतम बात है। और स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग इमेज में आप देख सकते हैं,
और यह हमारे भारत देश के 4 मेगा सिटी को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ओके, आंसर बताइए। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किसको जोड़ता है? कंफ्यूजन में पड़ गए। यह स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किसको जोड़ता है? 4 शहरों को जोड़ता है। सबसे पहले तो हमारी कैपिटल दिल्ली, बाद में मुंबई पहुंच जाइए, कॉमर्शियल कैपिटल, नीचे दक्षिण में चेन्नई पहुंच जाइए और बाद में पूर्व में पश्चिम बंगाल में कोलकाता। यह चारों को जोड़ दीजिए, यह हो गया स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। ओके, तो यह ऑप्शन कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे रेल मार्ग की बात करें। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। रेल हमारे व्यवहार में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। और वाष्प के इंजन की खोज एवं प्रौद्योगिकी क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। दोस्तों, एक वाष्प इंजन किस वैज्ञानिक ने बनाया है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वाष्प के इंजन की खोज एवं प्रौद्योगिकी क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। वर्तमान में रेल मार्ग पर जो भी रेलगाड़ियां चलती है, या बहुत सी रेलगाड़ियों के जो इंजन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, विद्युत से चलते हैं। और सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। क्यों? सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तेज हो गई है और मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। यह भी मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। उन्नत प्रौद्योगिकी या कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। वर्तमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दुर्गम स्थानों पर भी रेल मार्ग बनाया जा सके, और लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। दोस्तों, हमारे भारत देश में रेल का जो जाल बिछा हुआ है वो एशिया में सबसे बड़ा है, लेकिन चीन से ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने यह आंकड़ा नेट पर सर्च किया था और यह चीन के मामले में हम काफी पीछे भी है। तो याद रख लीजिए, उन्नत प्रौद्योगिकी या कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। और भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो कि एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल किस देश में है, तो याद रखना चीन देश के पास है, लेकिन यहाँ अध्याय में भारत का नाम दिया गया है, तो प्लीज करेक्शन कर लीजिए। और मैंने याद भी रखा था कि हमारे एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल चीन में है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्गों का जाल अमेरिका देश में है। किसके पास? अमेरिका देश के पास है। आंसर बताइए। निम्न में से किस क्षेत्रों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है? तो रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है मैदानी भागों में। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है? तो याद रख लीजिए कि रेल मार्ग के जरिए तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, रेल मार्ग। और क्या आप जानते हैं कि जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है? क्या जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री सतह से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो यह याद रख लीजिए कि जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। एक और दोस्तों जीके फैक्ट कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे बड़े यानी कि सबसे लंबे रेल मार्गों में से एक है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से
प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब आंसर बताइए, कौन सा रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों जल मार्ग की बात करें। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह याद रख लीजिए कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग दो देशों को जोड़ता है और यह अंतर्देशीय जलमार्ग किसी एक देश में एक नदी तंत्र पर स्थित है। नाव्य नदियों यानी कि बहने वाली नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। तो दोस्तों हमारे भारत देश का पहला नेशनल हाईवे वाटरवे, जिसे भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग कहा जाता है, और यह दो स्थानों को जोड़ता है, इलाहाबाद और हल्दिया को। और इलाहाबाद का हाल ही में प्रेजेंट नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 दो स्थानों को जोड़ता है, इलाहाबाद एवं हल्दिया को, या तो प्रयागराज एवं हल्दिया को। ओके, याद रख लीजिए। आंसर बताइए, हल्दिया प्रयागराज को कौन सा जल मार्ग जोड़ता है? तो यह दोनों स्थानों को राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 जोड़ता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जोड़ता है हल्दिया एवं प्रयागराज को। आंसर बताइए, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए कौन सा मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है? दोस्तों यदि अधिक दूरी तय करनी है और जो भी सामान है वो आकार में बड़ा है और भारी है, तो इसे ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन होता है जलमार्ग। क्या? जलमार्ग। आंसर बताइए, जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। जलमार्ग दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। और समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं, और ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। दोस्तों जो भी समुद्री जलमार्ग है वो किसी देशों के बड़े दो पत्तनों से जुड़े होते हैं, जैसा कि हमारे गुजरात में कांडला बंदर, और इसी के साथ बम्बई पोर्ट भी एक बड़ा पोर्ट है, और हमारे कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट। तो हमारा भारत देश हिंद महासागर के तट पर बसा हुआ है, और इसीलिए आपको हमारे भारत देश के जमीनी सरहद पर बहुत से पत्तन देखने को मिलेंगे। तो समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं, और ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। तो याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह वीडियो में कोई पेज है तो मैं इसे नंबर 1 कहूंगा कि कौन से देश में कौन सा पत्तन स्थित है, यानी कि कौन से कंट्री में कौन सा पोर्ट है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन, एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई। हमारे एशिया महाद्वीप में सिंगापुर एवं मुंबई दो बड़े पोर्ट। इसके अलावा उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस। और यह आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी यहाँ शहर के नाम है वो आपको समुद्री तट पर देखने को मिलेंगे। और हमारे यह अध्याय में एक पत्तनों वाला वर्ल्ड मैप भी दिया गया है, उसे आप गौर से देख लीजिए। ओके, तो उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन। हमारे पूज्य बापू यहाँ पर भी गए थे। तो अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन
और चित्र 7.11 यह विश्व के प्रमुख पत्तनों को दर्शाता है। ओके, क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं? ओके, आपको एक सूची तैयार करनी है वर्ल्ड के और बड़े पोर्ट की। ओके, एक बार फिर से देख लो। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, जैसा कि ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका बोले तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। याद रख लिए। चलिए अब सही जोड़ सुमिलित करें। चलो, किसको मैं किसके साथ जोड़ू? एशिया को किसके साथ जोड़ू? तो एशिया के दो बड़े पत्तन सिंगापुर एवं मुंबई। उत्तर अमेरिका को मैंने जोड़ा है न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस से। दक्षिण अमेरिका बोले तो ब्राजील। दक्षिण अमेरिका किसके साथ? रियो डी जेनेरियो। अफ्रीका को पूज्य बापू अफ्रीका गए थे, मैंने आपको बताया। तो अफ्रीका में दो बड़े पत्तन है, डरबन एवं कैपटाउन। ऑस्ट्रेलिया में यह सिडनी ओलंपिक आयोजित हुआ था। और यूरोप में स्थित है यह लंदन ओलंपिक भी आयोजित हुआ था यूरोप में। तो इसी तरह दोस्तों सही जोड़ सुमिलित करनी थी। एक तरफ यह महाद्वीप के नाम है और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्तन का नाम। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और अभी दोस्तों तीसरा पार्ट बाकी है। तीसरे पार्ट में हम यह अध्याय की आगे चर्चा करेंगे और साथ साथ अभ्यास के प्रश्नोत्तर की चर्चा भी इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह वीडियो भी कल मैं आपके सामने रिलीज करने वाला हूं, देख लीजिएगा। और इसी तरह हम धीरे धीरे करके एक के बाद एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खत्म करने वाले हैं, अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो हमारी यह वीडियो श्रेणी में आप बने रहिए। आपके ज्ञान में बढ़ावा करने के लिए हमने यह श्रेणी शुरू की है। चलिए अलविदा, टेक केयर एंड जय हिंद।